हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2025 का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि सामान्य हिंदी का है और आपके 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। तो आज हम इस पूरे संपूर्ण हल को देखेंगे, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। और जो 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस पेपर को देख लें, क्योंकि यही पेपर जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि खंड क में पहला प्रश्न है क नंबर, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन पहला कह रहा है कहानी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है उपन्यास और चौथा है जीवनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, लिखेंगे आप खंड क प्रश्न संख्या 1, पहले का उत्तर है उपन्यास। तो वो उपन्यास हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ख नंबर प्रश्न देखिए। ख नंबर कह रहा है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। क प्रश्न है, कह रहा है ऑप्शन की राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है प्रेमचंद्र और चौथा है नागार्जुन। तो ख का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। ठीक है, अब देखिए ग प्रश्न क्या कह रहा है। ग प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। पहला ऑप्शन है इरावती, दूसरा है ऋतुचक्र, तीसरा है सुनीता और चौथा है निर्मला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद्र वो है आपका तीसरा आंसर निर्मला। निर्मला इज द राइट आंसर। आपको इसी प्रकार से इसकी आंसर्स को लिखना है। अब देखिए चौथा प्रश्न, घ प्रश्न क्या कह रहा है। घ प्रश्न कह रहा है कि नागरी नीरद पत्र का संपादन किया था। तो नागरी नीरद पत्र का संपादन किसने किया? पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, दूसरा है प्रेमधन ने, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र ने और चौथा है बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ का प्रेमधन ने। घ आपका राइट आंसर है प्रेमधन ने। ठीक है, अंगा प्रश्न कर रहा है कि चिंतामणि रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन है पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की रचना रामचंद्र शुक्ल ने की थी। अब हम देखेंगे अपना इस पेज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क नंबर, निम्न में से श्रीधर पाठक जी की रचना है। पहला है कमायनी, दूसरा है वैदेही वनवास। अगले पेज पे दो और ऑप्शन है। तो देखिए, कमायनी तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं और वैदेही वनवास लिखा है आपका हरिऔध जी ने। अब हम देखें अपने आगे दो रचना कौन सी है जो श्रीधर पाठक जी की है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है करिश्मा सुषमा और चौथा है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीर सुषमा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, क का उत्तर है कश्मीर और सुषमा। ख प्रश्न देखिए, ख प्रश्न कह रहा है कि सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसकी रचना किए हैं। आगे देखिए, ग प्रश्न कह रहा है कि नदी के दीप किसकी कृति है। पहला त्रिलोचन शास्त्री की, दूसरा नागार्जुन की, तीसरा मुक्ति बोध की और चौथा है अज्ञेय की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेय की। ठीक है, ग इज द राइट आंसर अज्ञेय की। घ प्रश्न कह रहा है कि एकांतवासी योगी तथा उज्जड़ ग्राम किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग प्रश्न है दूसरे का आखिरी प्रश्न। कह रहा है कि हिंदी काव्य के किस कालखंड में रास
रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है? पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा है छायावाद, तीसरा है प्रयोगवाद और चौथा है नई कविता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। तो दूसरे का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और पहले का भी हमारा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने 10 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए पैराग्राफ दिया है और ये आपके क्वेश्चन 2-2 नंबर के 1-1 प्रश्न है और 5 प्रश्न है, तो ये 10 नंबर के हैं। आपको इसे छोड़ना नहीं है और समझ के इस पैराग्राफ का आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट है। कह रहा है कि साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप से दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसे एक सूत्रता में बंधा है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बहुत बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। तो ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि साहित्य, कला और नृत्य, गीत, ये सब जो चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान यानी कि आमोद और प्रमोद अनेक रूपों में यानी कि कई रूपों में राष्ट्रीय जन द्वारा अपने अपने भावों से ये प्रकट किया जाता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी यानी कि आत्मा से जो विश्वास का व्यापक आनंद भाव है वह विविध रूपों से साकार होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यद्यपि यानी कि यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बाहर की दृष्टि से देखें तो ये जो संस्कृति के कई लक्षण हैं वो कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं, कई चीज़ों में। ठीक है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। अगर हम आंतरिक यानी अंदर की दृष्टि से देखें तो वह एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय है यानी कि जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद के पक्ष पर स्वीकार करता है। मतलब वो सांस्कृतिक की हर एक पक्ष को अपने अंदर स्वीकार करता है और उसका आनंद लेता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। तो इसी प्रकार की उदार भावना जो है वो विभिन्न रूपों से क्या है? स्वस्थकर बनी हुई है। अब 5 प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है वो आपको संदर्भ लिखना है। तो ये आपका लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप पाठ से और इसके रचयिता हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे पहले उसे देख लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न संख्या 3, हेडिंग करेंगे संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो ये हो गया आपका क का संदर्भ। अब देखेंगे हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं कि मानसिक भावों को किस रूप में वो प्रकट करते हैं। उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने आप मानसिक भावों में प्रकट करते हैं। ये आपका पैराग्राफ से ही बहुत ही ईजिली आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं खुद से और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपके रेखा किए गए हैं कि जो व्यक्ति से लेके स्वस्थकर है, तो यहाँ तक की हम व्याख्या करेंगे। तो मैंने आपको पैराग्राफ में ही समझा दिया था, उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो देखिए, लिखेंगे कि हेडिंग करने के बाद कि जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार के उदार की भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है।
तो ये हो गया आपका इस रेखांकित अंश की व्याख्या। घ प्रश्न देख लेते हैं। घ प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लिखेंगे कि रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये दो बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यही आपका हो जाएगा घ का उत्तर। अंग प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय की भावना राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। तो यही हो गया आपका इस पैराग्राफ का पूरे प्रश्न का उत्तर हल सहित। अब हम देखेंगे इसका अथवा पैराग्राफ। इसमें अथवा पैराग्राफ भी दिए जाते हैं ताकि आपको जो समझ में आए आप उसके उत्तर को लिख सकते हैं। पैराग्राफ मैं समझा दे रही हूँ, अगर आपको इसको भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। कह रहा है कि पुष्पित अशोक के को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कह रहा है कि पुष्पित अशोक को देखकर, यानी कि जो अशोक के फूल हैं उसको देखकर इसमें कवि कहता है कि मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं, कह रहा है कि इसलिए नहीं ताकि वो सुंदर वस्तुओं से हतभाग्य है, बल्कि मुझे इसमें कोई विशेष रस नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को मिलते हैं। तो कह रहा है कि अगर कुछ लोगों को इसमें मिलते हैं तो वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वो लगा लेते हैं। जो भी उनके सामने पड़ जाता है तो वो जीवन से मरण तक की हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो ये कवि अपनी पसंद के बारे में बताते हैं कि उन्हें अशोक के फूल को देखकर उदासी छा जाती है और उन्हें ये पसंद नहीं है। वो किसी को भी देखकर अपना भाव प्रकट नहीं कर सकते। तो बहुत ही इजी सा ये लाइन था। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अशोक के फूल से ये लाइन लिए गए हैं। ख नंबर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो 2 लाइन अंडरलाइन की गई है उसी की आप व्याख्या कर देंगे तो इसका आपको नंबर मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि गद्यांश के लेखक स्वयं के बारे में क्या कहते हैं। तो गद्यांश में जो लेखक अपने फूलों से प्रति अंतर्भावना को बताते हैं आप उसको वो लिखेंगे। घ प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मन किस फूल को देखकर उदास हो गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं अशोक के फूल को देखकर कवि का मन उदास हो गया। अंग कह रहा है कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे अपना चौथा पैराग्राफ। चौथे में भी पैराग्राफ है जो कि आपके काव्य से ये पूछे गए हैं। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश, ठीक है, पद से पूछा गया है, पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पैराग्राफ है और इसी पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आपको उत्तर लिखने हैं। कह रहा है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, यानी कि बदली के माध्यम से जो अपने जीवन की व्याख्या जो है वो प्रस्तुत करता है। तो कह रहा है कि बदली आकाश में रहती है किंतु उसका कोई विस्तृत आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं है। बदली जो है वो आकाश में रहती है लेकिन कोई भी आकाश का कोना उसका अपना नहीं है। तो फिर कह रहा है कि वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। तो मतलब विस्तृत का कोई भी कोना, नभ यानी कि जो बदली है उसका आकाश में कोई भी कोना उसके खुद का नहीं है जिसे वो अपना कह सके। तो वही कह रहा है कि वह एकमात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। तो उमड़ी कल थी मिट आज गई, तो वो इधर उधर बस चलती रहती है और उसका कोई भी कोना खुद का नहीं होता है, इसलिए वो उमड़ी सी रहती है और वो आज यानी कि कई वर्षों बाद वहाँ से
चल जाती है। तो यही था इस पैराग्राफ का मतलब। अब हम देखेंगे इस प्रश्नों के उत्तर को। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको पता ही है कि ये किस पैराग्राफ से है, वैसे ही हमें संदर्भ लिखना है। पहले संदर्भ हम लिख लेते हैं। इसका हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4 और हेडिंग है संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 3 के शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, ये गीत वीत आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत द्वारा इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 लाइन आपकी अंडरलाइन है, मैंने आपको समझाया, बस उसको ही आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसे भी देख लीजिए। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखेंगे कि बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तृत आकाश पर कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है, वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा था कि बदली का कोई भी कोना उसका अपना नहीं है और वह बस इधर उधर उमड़ी रहती है और आज है और कल चली जाती है। तो यही था इस दोनों लाइन की व्याख्या। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती हैं। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है, क्योंकि उसका परिचय और इतिहास यही है कि वह क्षणभंगुर है। वो अपने पूरे कहानी की व्याख्या इस बदली के प्रति करती हैं ताकि वो अपना परिचय और इतिहास दे सके। अब हम देखेंगे अपना घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त अंश में कौन सा रस है। तो उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, तो इसमें हम देखेंगे इसका उत्तर। तो उपयुक्त पद्यांश में करुण रस का भाव है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंग प्रश्न। अंग प्रश्न कह रहा है कि यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है। इसका उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, उपयुक्त गीत में, इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है, बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। ये हो गया आपका अंग का। अब हम देखेंगे अपना अथवा का पैराग्राफ। अथवा का पैराग्राफ कह रहा है कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। यानी कि सुख का भोग खोजने सब आते हैं, लेकिन तुम ही आए जो सत्य की खोज करते हुए। जग की मिट्टी के पुतले जन, जो जग में मिट्टी है वो सारे पुतले की जन, यानी कि जो मिट्टी के पुतले बने हैं वो सारे जग के। तुम आत्मा के मन के मनोज, लेकिन तुम आत्मा को मन से मनोज करते हो, यानी कि आत्मा को अपने मन से व्यतीत करते हो। जड़ता हिस्सा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता और अपने प्रति हिंसा, स्पर्धा से भर जो चेतना यानी कि चिंता है, और अहिंसा के नम्र ओज यानी कि और जो लोगों के प्रति आपकी नम्रता है, वो पशुता के पंकज बना दिया। और पशुता को क्या किया, पंकज बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, तुमने क्या किया, मानवता को सरोज को पशुता के पंकज की तरह बना दिया है। तो इस पैराग्राफ जो अथवा है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके 5 क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ। कह रहा है पहला प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख नंबर, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। और ग नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ संदर्भ लिख सकते हैं। और साधारण मनुष्य संसार में क्या सुख खोजता है, ये भी आप लिख सकते हैं।
घ नंबर कह रहा है कि पशुता का पंकज कवि से क्या तात्पर्य है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पशुता का पंकज कवि के लिए मानवता का प्रतीक है। अंगा प्रश्न कह रहा है कि स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आप इन दोनों शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न टोटली कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि वासुदेव सरल अग्रवाल। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए APJ अब्दुल कलाम। तीसरा है हरिशंकर प्रसाई। तो आपको इनकी जीवन परिचय और कृतियों के बारे में उल्लेखना करनी है और इन तीनों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन से जो भी आपको याद है उसका जीवन परिचय टोटली लिखना है। तो हम लिखेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5 वासुदेव सरल अग्रवाल। तो इनका जीवन परिचय में सबसे पहले हम लिखते हैं संक्षिप्त परिचय। आपको पता होगा मैंने कई वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि 7 नंबर के आपके जीवन परिचय पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 5 नंबर के, जिसमें से आपको 2 नंबर जो हैं वो साहित्यिक परिचय या फिर उनकी कृतियों पर मिलेंगे और 3 नंबर इनके पूर्ण जीवन परिचय पे। तो सबसे पहले हम इसमें संक्षिप्त परिचय देते हैं जो कि हमारे जीवन परिचय से रिलेटेड है। संक्षिप्त परिचय में हम लिखेंगे कि जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि PhD और DLit की इन्होंने उपाधि प्राप्त की है। इनकी भाषा है विषयानुकूल प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। इनकी शैली है विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वाग्यधारा। इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु इनकी हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। तो आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो आपके प्लस पॉइंट होंगे और आपको इस पर एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम हेडिंग करेंगे जीवन परिचय हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। तो इनका मेरठ में जन्म हुआ जो कि जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था और इनके माता पिता का जो है वो लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में भी था। जब माता पिता लखनऊ में हैं तो इनका बचपन भी लखनऊ में भी था। और सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। फिर आगे लिखना है कि तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD तथा 1946 ईस्वी में इन्होंने DLit की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विश्व पर शोध किया और सन 1946 ईस्वी में से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष रहे। तो इनकी पूर्ण कहानी ये है कि ये कहाँ से DLit की उपाधि को प्राप्त किया, कहाँ से इन्होंने PhD किया और किस वर्ष में इन्होंने कौन सी उपाधि ली, किस वर्ष पर इन्होंने कौन से कॉलेज में एडमिशन ली, ये सब आपको इसमें लिखना है। फिर आगे लिखना है कि के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किए। ठीक है, उन्होंने अध्यक्ष पद पर जो कार्य किया था वो बहुत ही प्रतिष्ठा, ईमानदारी और सफलतापूर्वक किए थे। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर व्याख्याता नियुक्त हुए थे। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था और सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये 1952 में व्याख्यान निधि की ओर सफलतापूर्वक व्याख्याता नियुक्त हुए और अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और कई भाषाओं का अध्ययन किया था और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई थी। फिर हम इनकी रचनाओं के बारे में कुछ लिखेंगे।
जैसे कि इनकी रचना है कल्पवृक्ष, पृथ्वी पात्र, भारत की एकता, माता भूमि और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। तो ये हो गया इनका पूर्ण रूप से जीवन परिचय और इनकी कृतियां। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। 5वें का क प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे ख प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है संचितानंद, हरिनंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हम लिखेंगे इसमें सुमित्रा नंदन पंत का। आपको जो तीनों में से याद है आप कोई भी लिख सकते हैं। हेडिंग करेंगे 5वें का ख प्रश्न संख्या सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी, जन्म स्थान गांव कौशानी, जिला अल्मोड़ा, पिता श्री गंगादत्त पंत और माता श्रीमती सरस्वती देवी। शिक्षा इनकी है हिंदी साहित्य और विषय है संस्कृत। भाषा है इनकी हिंदी संस्कृत और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। तो ये हो गया इनका पूर्ण रूप से संक्षिप्त परिचय। अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। इस प्रकार से आप हेडिंग करिएगा जीवन परिचय और इसमें हम लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ, जो कि अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और इनकी माता जो हैं वो जन्म के ही कुछ घंटों बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया है। ठीक है, जन्म देते ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन जो पोषण है वो दादी करती हैं। आगे लिखेंगे कि दादी ने किया। इनके बचपन का नाम गुसाईदंत था। इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम है वो गुसाईदंत था और इनकी प्रतिभा बहुत ही बड़ी और विलक्षण थी। जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये 4थी कक्षा में ही पढ़ते थे। ठीक है, जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी तब ये 4थी कक्षा में पढ़ते थे। तभी इन्होंने पहली छंद रचना की थी। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाईदंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। ठीक है, जब वो क्या किए, अल्मोड़ा से आए तब उन्होंने अपना नाम गुसाईदंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। उनकी जो आह्वान थी यानी कि उनके कई आंदोलन शुरू हुए तो उनके ही आह्वान पर इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत ही कोमल भाव के थे, इसलिए इन्होंने सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में कला काकर चले गए और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। इन्होंने कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सेवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया, प्राप्त किया। इसमें से आप कुछ लाइन साहित्य परिचय में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार से कि युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न।
6वां प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो आप इन सब में से कोई एक कहानी के सारांश या फिर उद्देश्य लिख सकते हैं। हम लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, क्योंकि ये कई बार और हर वर्ष पूछे गए प्रश्न है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए इसको ही हम देखेंगे। लिखेंगे प्रश्न संख्या 6, पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग करेंगे और इसमें हम लिखेंगे इसकी कहानी के बारे में। देखिए लिखा है कि पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। जो पंचलाइट है वो एक पेट्रोमैक्स है और इसे गैस की लालटेन भी कहते हैं। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। ठीक है, रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से कुछ एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रामनवमी के मेले से कुछ पेट्रोमैक्स खरीदे और पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे। तो महतो टोली के लोग जो थे वो अशिक्षित थे और उन्होंने रामनवमी के मेले से देखा था पंचलाइट, तो वहाँ से उन्होंने पंचलाइट को ख़रीदा और उसमें से जो 10 रुपये बच गए थे वो उन्होंने क्या करता है, आगे देखते हैं। आगे लिखना है कि 10 रुपये बच गए थे। ठीक है, उनसे पूजा की सामग्री आज सबको पंचलाइट आने की प्रशंसा थी। जो 10 रुपये बचे थे उससे उन्होंने पूजा की सामग्री ले ली और सबको पंचलाइट आने की बहुत ही प्रशंसा थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा। ठीक है, सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन यह प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ठीक है, फिर आगे देखिए, यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे पंचलाइट बिना जले ही पड़ी रहे। ठीक है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि पंचलाइट जो है वहाँ के लोगों को जलाना नहीं आता था, तो यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई कि पंचलाइट अब जलाएगा कौन। तो यहाँ पे ये निर्णय हुआ कि दूसरी टोली से लोग नहीं आएंगे, भले पंचलाइट जो है वो पड़ी रहे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया। यह बात मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया और कनेली ने यह बात सरदार को बताई। सरपंच तक यह बात पहुंच गई और गोधन को बुलाया गया। गोधन ने गांव वालों से स्प्रिट मांगा। गोधन जो है उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसने गांव वालों से कहने पर, काकी के कहने पर आया गांव में और उसने पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं था कि स्प्रिट क्या होती है। फिर उसने गड़ी के तेल से पंचलाइट को जलाया। फिर उसने क्या किया, गड़ी के तेल से पंचलाइट को जलाया और पंचलाइट जलने लगा। पंचलाइट जलने लगा और सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए। गोधन को गांव में रहने की अनुमति मिल गई। मुनरी बहुत खुश थी क्योंकि वह गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो है वो गुलरी काकी की बेटी है और वह गोधन से प्रेम करती थी और गोधन के गांव में आने के बाद वह खुश हो जाती है। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। सरदार ने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। यहाँ पे गोधन को सरदार कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ़, क्योंकि गोधन जो है वो सलीमा का गाना गाता था, इसलिए उसे गांव से बाहर पंचायत से बाहर भेज दिया गया था, गांव से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसे बुलाने पर
क्या कहा गया कि तुम अब सलीमा का गाना गा सकते हो, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था पंच लाइट जलाकर। तो यही कहानी है कि गोधन जो है इसमें मुख्य नायक है और इसी प्रकार से गोधन ने पंच लाइट को जलाया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो आपको तो पता है कि ये जो खंड काव्य है वो हमारे इलाके के प्रति हमें इसकी आंसर लिखना होता है। तो इसमें आपको कई ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके जिस इलाके में जो खंड काव्य आते हैं आपको उसका उत्तर देना है। पहले हम सारे खंड काव्य को पढ़ के आपको बता देते हैं। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। दूसरा कह रहा है सत्य की जीत खंड काव्य कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण लिखिए। ग नंबर कह रहा है कि रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक लिखिए, अथवा रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। घ प्रश्न कह रहा है कि मुक्ति युग खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा आगे है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। अंग कह रहा है कि आलोक वृत्ति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा स्वर्ण कुमार खंड काव्य के कथानक का संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपके 4 प्रश्न हैं और आप जिस इलाके में हैं आप उस खंड काव्य के उत्तर को लिख सकते हैं। हम लिखेंगे त्यागपथी के खंड काव्य को। क्वेश्चन ये था हमारा कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण लिखिए या फिर पंचम सर्ग की व्याख्या कीजिए। तो हम लिखेंगे राजश्री का चरित्र चित्रण। लिखेंगे प्रश्न संख्या 7। हेडिंग करेंगे राजश्री का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम लिखेंगे कि राजश्री कौन थी, उनके बारे में आप क्या जानते हैं और इस पाठ में उनका, इस खंड काव्य में उनका क्या उद्देश्य दिया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का ही चरित्र ऐसा है जो पाठकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर छा जाता है। राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। तो राजश्री जो है उस खंड काव्य में जो हर्षवर्धन है उनकी छोटी बहन है। तो हम इसी प्रकार से इसको लिख दिए हैं हमने। अब हम इसमें हेडिंग वाइज इनके चरित्र का चित्रण करेंगे। सबसे पहला हम हेडिंग देंगे इसमें आदर्श नारी। तो वो आदर्श नारी किस रूप में थी और क्यों थी। चलिए, आदर्श नारी में हम लिखेंगे कि राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श नारी, आदर्श बहन तथा आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समझ आती हैं। ठीक है, वह यौनावस्था में विधवा हो जाती है तथा गौड़पति द्वारा बंदनी बना ली जाती हैं। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वह कारागार से भाग जाती हैं। जो राजश्री हैं वो एक पुत्री, एक बहन, एक नारी और एक पत्नी जो है वो कि इस रूप में इनका वर्णन हुआ है। ये यौनावस्था में ही विधवा हो जाती हैं और गौड़पति द्वारा बंदनी बना ली जाती हैं। जब इन्हें पता चला कि इनके हर्षवर्धन भाई का मृत्यु हो गई तब वो कारागार से भाग जाती हैं और वन में भटकती हुई एक दिन आत्मदाह करने चल पड़ती हैं। फिर आगे लिखना है कि किंतु अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा लेने पर वह तन मन धन से प्रजा की सेवा में ही अपनी जीवन अर्पित कर देती हैं। हर्ष द्वारा राज्य सौंपे जाने पर भी वह राज्य स्वीकार नहीं करती। यही है उसका आदर्श रूप और सबको अर्पित करता है। इसी प्रकार से ये एक आदर्श पत्नी, आदर्श बहन और आदर्श पुत्री थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, इसलिए वह आत्मदाह करना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें बचा लिया। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे। हेडिंग है देशभक्त एवं जनसेविका। इसमें हम लिखेंगे कि
राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर वह अपने वैदर्ध्य का दुख भी झेलती हुई देश की सेवा में लग जाती हैं। जब हर्षवर्धन ने उन्हें इस राज्य को सौंपने के लिए दे दिया तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने दुख को झेलते हुए लोगों को कल्याण करने का सोचा और उनकी सेवा में लगी रहीं। देश प्रेम के कल्याण के लिए राजश्री सन्यासिनी बनने का विचार भी छोड़ देती हैं। ठीक है, देश की जो विधा थी उस पर जो राजश्री हैं वो इसका विचार भी छोड़ देती हैं सन्यासिनी बनने का, तथा शेष जीवन वह देश की सेवा में ही लगाने का व्रत लेती हैं, यानी कि प्रण लेती हैं कि मैं अब देश की ही सेवा करूंगी। तो ये हेडिंग था देशभक्त एवं जन सेविका में। अगला हेडिंग करेंगे करुणामयी नारी। करुणामयी नारी में हम लिखेंगे कि राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। ठीक है, राजश्री जो है अपने माता पिता की मृत्यु और पति के बड़े भाई की मृत्यु पर अनेक दुखिया हैं झेले हैं। इन दुखों का उसे करुणा की मूर्ति बना दिया। इन दुखों ने मतलब मृत्यु पे मृत्यु होने के बाद वो एक करुणामयी मूर्ति बन जाती हैं। अपने अग्रज हर्षवर्धन यानी कि अपने छोटे भाई हर्षवर्धन से मिलते समय उनकी कारुणिक दशा अत्यंत मार्मिक प्रतीत होती है। तो ये करुणामयी स्त्री में लिखा है क्योंकि ये कई चीज़ें अपनी खो चुकी हैं, इसलिए इन्हें एक करुणामयी स्त्री भी कहा गया। लास्ट हेडिंग हम लिखेंगे त्यागमयी नारी। ये त्यागमयी नारी क्यों थी? तो इसमें हम लिखेंगे कि राजश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती और हर्षवर्धन के समझाने पर भी नाम मात्र मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही वह शासिका बनी रहती हैं। प्रयाग महोत्सव के समय हर्षवर्धन के साथ राजश्री भी अपना सर्वस्त्र प्रजा के हितार्थ त्याग देती हैं। मतलब राजश्री जो हैं वो हर्षवर्धन की भावना को आलोकित करते हुए भाई कन्नौज के राज्य दिए जाने पर भी वह स्वीकार नहीं करती, लेकिन हर्षवर्धन के बार बार समझाने पर वो नाम मात्रा में ही वहाँ की शासिका बनी रहती हैं। और प्रयाग महोत्सव में के समय जब हर्षवर्धन ने राजश्री के समय अपना स्वर्गवास प्रजा के हित को त्याग दिया, तब राजश्री ने भी अपना प्रजा त्याग दिया। तो ये था त्यागमयी नारी में। पूर्ण रूप से आपके पूरे हेडिंग समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए, ये खंड ख से है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इस पैराग्राफ आपको 2 पैराग्राफ दिए हैं, अथवा करके आपको इसमें से किसी एक पैराग्राफ का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका अर्थ हमें कैसे लिखना है। देखिए, युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन कन्या मनांसी अमोहयत। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों का मन क्या कर लिया? मोह लिया। युवक जो मालवीय हैं उन्होंने भाषण के द्वारा, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा सारे लोगों का जो मन है वो क्या कर लिया है? मोह लिया है। अतः अस्य सहृदय तम प्राण विवाक पदवी प्राप्त्य देशस्य श्रेष्ठरा स्वा सेवा तंतु परिवर्तनतः। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अतः इसलिए उनके दोस्त क्या करते हैं? इसलिए उनके दोस्त उन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? देश की उच्चतर सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। तदनुसारम अयम विधि परीक्षामुत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राण विवाक्यम कतुमारभत। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि तत्पश्चात यानी कि उसके अनुसार ये वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके क्या किए? वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके
प्रयागराज के उच्च न्यायालय में क्या किए, प्रयागराज के उच्च न्यायालय में वकालत की काम प्रारंभ कर दिए। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मथुरा लापेन उदाहरणवाहरेण चायन शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशं सम्मानभाजनमन भवत। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि कानून का अधिक ज्ञान और मधुर वाणी, कानून का उनके पास अधिक ज्ञान और मधुर वाणी और उदार व्यवहार से ये जल्द ही मित्रों और न्यायाधीशों के समान पात्र बन गए। क्या किए, जल्द ही न्यायाधीशों के समान पात्र बन गए। ठीक है, आगे देखिए अथवा, तो इस प्रकार से इसका पूरा ये क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। लेकिन आपको संदर्भ, यानी कि ये आपका महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। हम इसके संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए पहले इसके संदर्भ व्याख्या को देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ वाला पैराग्राफ समझेंगे। हेडिंग करेंगे हम खंड ख, प्रश्न संख्या 8। हेडिंग है हमारा युवकः मालवीयः ... सम्मान भाजनम भवता। ठीक है, ये आपको हेडिंग कर लेना है। संदर्भ हेडिंग करके सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद, और जो मैंने आपको अर्थ बताया उसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं। हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद, और इसमें लिखेंगे कि युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया, इसलिए उसके मित्र उनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने के लिए प्रेरित किए। उसके अनुसार ये वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागराज में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का काम प्रारंभ कर दिया। कानून का अधिक ज्ञान, मधुर वाणी और उदार व्यवहार से ये जल्द ही मित्रों और न्यायाधीशों के समान पात्र बन गए। मतलब मित्रों की ही देन थी कि वो एक न्यायाधीश और उसके समान पात्र बन जाते हैं, और यही थी इसकी अर्थ। अब हम देखेंगे अथवा वाले पैराग्राफ को। दूसरा पैराग्राफ अथवा वाला कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवयः वाल्मीकिः, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भाषभारवी भूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। तो यहाँ देखिए, पहले हम इसे अर्थ आपको समझा देते हैं, आप इस पर खुद से भी लिख सकते हैं। आप नोट करिए, हम बोल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवियः, कह रहा है कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य जो हैं कवि, वो जैसे कि भाषभारवी और भवभूति आदि जो अन्य कवि हैं, वो पाठकों के हृदय में क्या करते हैं, विराज कर रहे हैं। वो अभी भी पाठकों के हृदय में विराज कर रहे हैं। फिर आगे हम लिखेंगे इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीया वंदनीया च। हमारे लिए यह भाषा क्या, यहाँ से हमारे लिए यह भाषा क्या है, माता के सदृश सम्मानीय तथा वंदनीय है। ठीक है, हमारे लिए ये भाषा माता के सम्मानीय और वंदनीय है। यतो, क्योंकि भारत मातृः स्वतंत्रायं गौरवम् अखंडत्व संस्कृतकमे क्वच संस्कृते नैव सुरक्षितु शक्यन्ते। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, ठीक है, संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा अखंड तथा सांस्कृतिक एकता से सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति। यहाँ कह रहा है कि यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है
ततः सुष्ठु तकम भाषासु मुख्या मथुरा दिव्या ग्रीवाड़ भारती इति। कह रहा है कि अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान और मधु एवं दिव्य मानी जाती है। यानी कि सही कहा गया है कि जो देवों की वाणी है संस्कृत वो मधुर और क्या है, सुरीली भाषा है और ये गर्व से पूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ हो गया। ये संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ से लिया गया है, तो आप इसके संदर्भ और इसकी व्याख्या मैंने बता दी, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 8 नंबर का ख प्रश्न। ख प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पैराग्राफ है, आपको किसी एक का आपको इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला पैराग्राफ कह रहा है कि न मे रोचते भद्रः वह उल्लूकस्याभिषेचनम। यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी कि मुझे नहीं रचता तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक। अक्रुदस्य मुख्य पश्य कथम कुद्रो भस्वती। इस क्रोधहीन का मुख देखो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस क्रोधहीन का मुख देखो कैसा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कहकर चिल्लाता हुआ वह आकाश में उड़ जाता है और उल्लू भी उसे उठकर पीछे उसका पीछा किया और वह दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, भविष्य में शत्रु बन जाते हैं। तो ये किस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है एकदम सटीक और इसका संदर्भ पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम समझाएंगे आपको दूसरा पैराग्राफ। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 8वें का ख और हेडिंग में लिखेंगे न में रोचते ... भविष्यति। यहाँ देखिए संदर्भ में क्या कह रहा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम से उद्गृत है। ये उल्लूक जातकम से उद्गृत है, जातक कथा पाठ से लिया गया है और ये संस्कृत दिग्दर्शिका की किताब से है। ठीक है, तो आपने इसका संदर्भ इस प्रकार से लिख लेना है। जो मेन हेडिंग है आप उसे ब्लैक में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब हेडिंग करेंगे हम हिंदी में अनुवाद और हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे कि तुम्हारा उल्लू का राज्य अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए वह आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी कह रहा है कि उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया, तब से लेकर वह दोनों के शत्रु हो गए और पक्षी में सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। जो पक्षियों का समूह था उसने हंस को ही राजा बनाकर चले गए क्योंकि उल्लू क्या किया, वहाँ से उड़ चुका था। तो ये हो गया हमारा इसका अर्थ पूरे पूर्ण रूप से। अब हम देखेंगे अपना अथवा का पैराग्राफ। कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। ये कह रहा है पैराग्राफ की जल बिंदु यानी कि जल में क्या है, पूर्ण रूप से वो विहित है, यानी कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, पूरा घड़ा भर जाता है। ठीक है, जल की एक एक बूंद गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पे कह रहा है कि समस्त विद्याओं में धर्म और धन, ठीक है, समस्त विद्याओं में धर्म और धन का यही हेतु है, अर्थात निरंतर उपयोग करते रहने से वह धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। यानी कि विद्या, धन और धर्म सब तीनों जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, संग्रहित हो पाती हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन से पूर्ण रूप से व्यक्ति क्या होता है, एक संग्रहित हो जाता है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपके 4 मुहावरे दिए हैं जिसमें से आपको किसी एक का अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग करना है। तो देखते हैं, अगले पेज पे है मुहावरा।
4 हेडिंग दी गए हैं आपको, जैसे कि अन्य जल पूरा हो जाना, दूसरा अपना ही राग अलापना, तीसरा दाल में काला होना, और चौथा सूरज को दीपक दिखाना। तो हम लिखेंगे अन्य जल का पूरा हो जाना। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9, अन्य जल का पूरा हो जाना, जैसे कि रहने का संयोग न होना। वाक्य प्रयोग में किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यही हो गया इसका अर्थ और इसकी वाक्य प्रयोग। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 10वां का पैराग्राफ कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश है, आपके बुक से ये रिलेटेड नहीं है और आपको अपनी भाषा में इसके कुछ 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न के उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तात्मक होने का भी। पर देखिए, जिस प्रकार सुखी होने का प्राणी को अधिकार है, जैसे कि हर मनुष्य को अधिकार है कि वह सुखी से रहे, उसी प्रकार मुक्त होना भी अनिवार्य है, यानी कि मुक्ता का भी होना ये प्राणी के लिए अनिवार्य है। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, यानी कि कई कार्य होते हैं जीवन में जिसके चक्रव्यूह में वो इंसान फंस जाता है और उसे सुखी होने का प्रयत्न साध्य करता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी, यानी कि उसी के पूर्ण रूप से वह निर्भय होना, यानी कि डरना भी उसे पड़ता है। निर्भयता के संपादक के लिए 2 बातें अपेक्षित हैं, यानी कि निर्भयता यानी कि निर्भय के लिए हमें 2 बातें एक ज़रूरी हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भी भय या कष्ट न हो, हम ये कोशिश करें कि दूसरों को हमारी वजह से कोई भी कष्ट और दुख न हो। और दूसरी यह कि दूसरे हमसे कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें, और दूसरा ये कि वो हमको कष्ट और भय दोनों ही का साहस न कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है। मतलब ये जो दुख है आपका, दुख कष्ट भय, इसमें से एक संबंध आपका उत्कृष्टशील से है और दूसरा संबंध शक्ति और पुरुषार्थ से, यानी कि मनुष्य में शक्ति और उसके पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर हो सकती है। ठीक है, इस संसार में जो डराने की भावना है वो दूर हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचाता है। ठीक है, कह रहा है कि साधु से साधु प्रकृति वाले जो क्रूर लोभ हैं वो दुर्जनों के क्लेश से पहुंचाते हैं, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने का भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता हम बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भय संसार में होता है उसके द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुखी होने के साथ और क्या प्रयत्न साध्य होता है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 10। पहला उत्तर लिखेंगे कि सुखी होने के साथ साथ अच्छे कर्म करना, ईमानदारी से रहना और सकारात्मक सोच रखना भी प्रार्थना साध्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निर्भयता के संपादक के लिए क्या करना अपेक्षित है। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, और दूसरी यह कि दूसरों हमसे कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न करें। ये दोनों बातें ही बहुत ही अपेक्षित और ज़रूरी होती हैं। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि शील शक्ति का संबंध उत्कृष्ट से है और पुरुषार्थ का संबंध मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। ठीक है, तो इन तीनों का प्रश्न आपको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ये भी आपको अपने ही भाषा में है, तो मैंने आपको इसको बता दिया। अब हम देखेंगे अथवा का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से वो क्वेश्चन किया है। अथवा का क्वेश्चन कह रहा है कि
कुछ ऐसे कार्य ऐसे होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि जैसे होते हैं। ठीक है, कुछ कार्य जो हैं जो वो छोटे छोटे कर्म की समष्टि से होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों के किनारे टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना एक शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन का कार्य है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमें इंद्रग्राह्य हो जाते हैं, पर वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि होते हैं। तो ये पैराग्राफ था आपका हृदय और उसके छोटे छोटे कर्मों के बारे में। लेकिन इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला कह रहा है कि हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सुना कि जो लहर की आवाज़ होती है वही हृदय की आवाज़ जैसी प्रत्येक कार्य करती है, तो वो आप उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि छोटे छोटे कर्मों की समष्टियों से क्या तात्पर्य है। तो ऊपर वाली लाइन में दिया था छोटे छोटे समष्टियों से क्या तात्पर्य है, तो वो हमारे कर्मों पर निर्धारित है। तीसरा कह रहा है कि इंद्रिय ग्राह्य और समष्टियों शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको इन दोनों का अर्थ लिख देना है। अब हम देखेंगे अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला, अनिष्ट और अनिष्ठ, तो इसका आपका शब्द युग्म क्या होगा। कह रहा है कि पहला में बुरा और निष्ठा रहित, दूसरा है दूरस्थ और अविचलन, तीसरा है अनंत और अंतिम, और चौथा है अतिरिक्त और कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरा और निष्ठा। तो हमें आंसर किस प्रकार से लिखना है, पहले हम ये दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद दोनों आंसर एक साथ आपको हम दिखा देंगे। मात्र और मातृ, इसका उत्तर क्या होगा। अ कह रहा है मंत्र और मान्य, ब कह रहा है केवल और माता, स कह रहा है मलिन और मृदु, और द है मैत्री और मुग्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल और माता, क्योंकि मात्र मीन्स माता होता है और मात्र मीन्स केवल होता है। तो ये दोनों का आंसर हो गया। आपको लिखना किस प्रकार से है, हेडिंग करेंगे ई प्रश्न संख्या 11 का क। पहला उत्तर था बुरा और निष्ठा रहित और दूसरा था केवल और माता। आपको इसी तरह से ये लिख देना है। अगला प्रश्न कह रहा है 11 का ख कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी भी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखकर दिखाना है। पहला है तात और दूसरा है सुरभि, और यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है शिखा और चौथा है मधुर। आपको किसी एक का 2-2 अर्थ लिखना है। तो हम लिखेंगे तात का, लिखेंगे प्रश्न संख्या 11 का ख। तात का मतलब होता है पिता और भाई, और सुरभि का मतलब है काम, धेनु और बसंत। आप इन दोनों में से किसी एक का 2-2 अर्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 11 का ग। ग प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन कर कर लिखिए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें किसी एक आंसर को आपको लिखना है। जो कम बोलता है उसे आप क्या कहेंगे, असमवादी या ब मितभाषी या स बातूनी या द विवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी, जो कम बोलता हो। दूसरा कह रहा है कि जो बूढ़ा न हो उसे आप क्या कहेंगे, अ है अमर, ब है अजर, स है अनंत और द है अनश्वर। तो जो बूढ़ा न हो उसे हम कहते हैं अजर। तो इन दोनों के आंसर आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न संख्या 11 का ग। पहला है मितभाषी और दूसरा है अजर। ये हो गया आपका दोनों का उत्तर। अगला कह रहा है घ नंबर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं वाक्य पहले और उसे शुद्ध कर कर आप लिख लीजिए। पहला कह रहा है कि मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। तो इसका शुद्ध आप बनाएंगे कि लिखेंगे प्रश्न संख्या 11 का घ और मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। इसमें है कि अनेकों बार, तो यहाँ पे होगा अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ।
दूसरा कह रहा है कि सीता ने पुस्तक लिखा, तो इसका हम बनाएंगे कि सीता ने पुस्तक को लिखा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि तीसरा, गमला मेज में रखा है, तो आप लिखेंगे कि मेज पर गमला रखा है। चौथा कह रहा है कि मैं महेश को पढ़ाया हूँ, तो इसमें आपका उत्तर होगा कि मैंने महेश को पढ़ाया है। ये हो गया आपका चारों का शुद्ध शब्द। अब हम देखेंगे 12 प्रश्न। 12 कह रहा है कि क नंबर, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे करुण रस की परिभाषा, उदाहरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करुण रस की। इस प्रकार से हम लिखेंगे करुण रस हेडिंग, और इसमें लिखेंगे कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। जिसमें शोक हो, स्थायी भाव हो और विभाव हो, उससे हम करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में लिखेंगे, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप इसे नोट करिएगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये आपका उदाहरण हो गया और ये परिभाषा हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना 12 का ख प्रश्न। 12 का ख प्रश्न कह रहा है कि अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की लक्षण और उदाहरण। इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 12 का ख, अनुप्रास अलंकार। इसमें लिखेंगे कि काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी है अनुप्रास अलंकार का, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है 12 का ग की चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो हम लिखेंगे दोहा छंद का, क्योंकि बहुत ही इजी है। हेडिंग करेंगे दोहा और लिखेंगे कि दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपने डिफिनीशन लिख देना है। उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण कह रहा है कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चून। तो आपको इसमें मात्रा दर्शानी होती है, क्योंकि दोहा के एग्जाम्पल में आपको मात्रा लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी माना गया है। आपको डिफिनीशन में आपने देखा कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो हम पहले मात्रा को गिन लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अलंकार के वीडियो में छंद में बताया था कि किस प्रकार से आपको एक दर्शाना है और किस प्रकार से दो आपकी बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, आ की मात्रा और कई जैसे कि डबल मात्रा होती हैं, उसमें हम 2 का यूज़ करेंगे। और जो अकेला है और छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा है, उसमें हम 1 का यूज़ करेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं कितनी कितनी हमारी मात्राएं हैं। हमने दर्शा दिया है, आप इसे लिख दीजिएगा। हम आपको काउंट करके बता देते हैं किस में 13 और किस में 11 मात्रा है। यहाँ पे देखिए, 1 है ये और ये 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 और 12 13 मात्रा हो गया। इसमें देखिए 11 मात्रा कह रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो गया। इसमें देखिए 2 मात्रा और 2 मात्रा, 4 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। इसमें हो गया 13 मात्रा। मोती मानुस चून, इसमें हम देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और ये 7 8 9 10 और 11, तो 11 और 13 मात्रा पूर्ण रूप से ये आपके हो गए। अब हम देखेंगे अपना 13वां प्रश्न। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन से संबंधित पत्र लिखिए, अथवा किसी प्रयत्न स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे, इन दोनों में से आपको जो याद है आप लिख लीजिए। हम आपको बताएंगे बैंक प्रबंधक और शिक्षा ऋण का आवेदन से संबंधित पत्र। चलिए देखते हैं। लिखेंगे हम कि सेवा में
प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ पर सिविल लाइंस फैज़ाबाद। आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी है और बैंक से रिलेटेड भी मैंने पत्र आपको वीडियो अपलोड कर दिया अपने पेज पे, आप उसमें से भी देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से पहले 4 लाइन लिख देना है। सेवा में प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैज़ाबाद। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी बैंक डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पता डाल सकते हैं, महोदय। फिर हम लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 से, आप इसमें कोई भी वर्ष डाल सकते हैं। तो सविनय निवेदन है कि वर्ष इतने में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगारों युवकों को रोजगार 50,000 रुपये तक का ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर ये है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है जो आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं। अगर आप इसको भी लिखेंगे तो आपका यही वही पत्र है जो आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि वर्ष इतने में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद मुझे अब तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका सरकारी ऋण योजना के अंतर्गत आपका बैंक युवकों को बेरोजगार दे रहा है। फिर आगे लिखेंगे कि बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, आप जो भी डेट मेंशन करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रार्थी के नाम, जैसे कि महेश प्रसाद, इन्होंने अयोध्या फैज़ाबाद से पत्र लिखा है। आप यहाँ पर अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो ऋण योजना के लिए, शिक्षा के लिए भी आप ये पत्र लिख सकते हैं, या फिर बैंक द्वारा आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है और पैसे की ज़रूरत है तो भी आप इस पत्र को लिख सकते हैं। अगला हम चौथा प्रश्न देखेंगे अपना 14वां। तो 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपके 5 ऑप्शन हैं, आपको जिसमें से भी याद है आप उसमें निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व। दूसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तीसरा है वर्तमान समय में नारी शिक्षा। और चौथा है साहित्य और समाज का संबंध। और 5वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने कई वीडियो इसमें से अपने पेज पे अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण का महत्व। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण के संयोग से बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। ठीक है, ये हो गया पर्यावरण से संबंधित उसके अर्थ और उससे कितने शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहेंगे। प्रकृति ने हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुएं और वातावरण निर्मित किए हैं जो सब प्रकार से हमारी उन्नति और स्वास्थ्य के अनुकूल है। आज पर्यावरण सुरक्षा संबंधित विश्व की समस्या बन गई है। आज पर्यावरण से जो संबंधित समस्या है वो विश्व की भी समस्या बन गई है। और किस प्रकार से ये पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा के महत्व में हम लिखेंगे, तो हम आगे हेडिंग देंगे। प्रस्तावना में आप इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आगे हम हेडिंग करेंगे पर्यावरण सुरक्षा का अभिप्राय। इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हुए पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियाँ हमारे लिए शांतिप्रद हैं। फिर आगे है कि शांतिप्रद हैं। उपनिषदों ने लिखा है, हे अश्वरूपधारी परमात्मा, यानी कि हे परमात्मा, बालू तुम्हारा भोजन है। क्या है? बालू जो है वो तुम्हारा
भोजन हैं, नदियाँ तुम्हारी नाड़ियाँ हैं, पर्वत पहाड़ तुम्हारे हृदय खंड हैं, समग्र वनस्पति वृक्ष एवं औषधि तुम्हारे रोम सदृश्य हैं। ये सभी हमारे लिए शिव बने। और ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक शिव के समान है, जो भी इस प्राकृतिक के अनुसार हमें मिला है। हम नदी वृक्षादि को तुम्हारे अंग स्वरूप समझकर इनका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षा का अवधारणा है और वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी जल और औषधि से बने जो कि प्राकृतिक की चीज़ें हैं वो शांतिप्रद हैं। और उपनिषदों ने लिखा है कि अश्वरूपधारी परमात्मा जो है उनका बालू क्या है, भोजन है, और नदियाँ क्या है, नाड़ियाँ हैं, और जितनी भी प्राकृतिक में चीज़ें हैं वो हमारे लिए शिव के समान हैं और ये हमारे अंग स्वरूप समझ में आती हैं। फिर लिखेंगे कि एवं संरक्षण करते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव देह की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा की समस्या। तो पर्यावरण सुरक्षा की हम समस्या में लिखेंगे कि आज मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगा है। आज मानव जो है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना यानी कि जीतने का सपना देखने लगा है। यही कारण है कि आज प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। जीवन दायिनी प्रकृति कुपित होकर विनाश की ओर अग्रसर है, परंतु मनुष्य इस असंतुलन के प्रति अब भी सावधान नहीं हो पा रहा है। जीवन जल ही जीवन है का जाप करने वाला मनुष्य स्वयं जल के लिए समस्या बन गया है। उसके द्वारा शहर भर के मलमूत्र, कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों को जल को प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल क्या है, अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ तक देखिए कह रहा है कि मानव जो है वो जल को जीवन कहता है, लेकिन उसका ही वो दुश्मन बना हुआ है। नालियाँ गंदगी से भरी हुई हैं और जो नदी है उसमें कचरे का पानी, नाली का पानी और गंदगी पानी जो है उसमें जा रहा है। तो जल हमारा जीवन है, तो हम उसे गंदा क्यों कर रहे हैं? यही इस सुरक्षा का समस्या है जो इसमें कहा जा रहा है। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार पैदावार बढ़ाने के लिए किसान जिस खेती के साथ कीटनाशक, शासनाशक और रोगनाशक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए समस्या ही है। ठीक है, अगर आप सुरक्षा करना चाहते हैं तो फिर कीटनाशक का प्रयोग क्यों करना? इसलिए ये सब क्या है, सुरक्षा की समस्या बनती जा रही है। फिर हम अगला हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग कर रहा है पर्यावरण सुरक्षा की महत्वता। इसमें हम लिखेंगे कि पर्यावरण और प्राणियों का घनिष्ठ संबंध है, परंतु मानवीय महत्वाकांक्षाओं, भूलों, प्रतिस्पर्धाओं यानी कि पर्यावरण जो है वो प्राणी का घनिष्ठ संबंध है और यह मानवीय महत्वाकांक्षाओं एवं भूलों प्रतिस्पर्धा आगे के चलते पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पतियां लुप्त हो गई हैं और अनेक लुप्त होने के कगार पर हैं। यदि पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है तो प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पति लुप्त हो गए हैं। यदि पर्यावरण प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित व्यापक अवधारणा दिनों दिन जन्म ले रही है। ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। तो उपाय लिखने के बाद हम लास्ट में करेंगे उपसंहार। तो उपाय आप लिख लीजिए पहले। पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन जागरण, सहयोग और समर्थन अनिवार्य है, अतः प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो देखिए उपाय लिखेंगे कि कचरे की मात्रा कम करना, दूसरा कचरे को सही स्थान पर फेंकना, तीसरा पॉली बैग का प्रयोग बंद करना, चौथा
पानी की बर्बादी को रोकना। 5वां, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। और 6वां है कि कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। तो ये कुछ छः लाइन है जो आपके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय हो सकते हैं। तो हम लास्ट हेडिंग करेंगे उपसंहार। उपसंहार हेडिंग में आप लिखिएगा कि हमें भविष्य में सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए न केवल पर्यावरण की महत्वता समझनी होगी, अपितु उसे सुरक्षित रखने का भी उत्तरदायित्व निभाना होगा। यह याद रखना आवश्यक है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठा पहला कदम व्यक्तिगत स्तर पर हमसे ही आरंभ होता है, अतः पर्यावरण को संरक्षित कराना हमारा दायित्व है। तो इसी प्रकार से भविष्य में अगर आपको पर्यावरण का स्वस्थ जीवन जीना है और उसे संभालना है तो किसी एक लोग से ये शुरू करना पड़ेगा, और पर्यावरण के आगे पहला कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसे हम लोग एकत्रित होकर कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण की महत्वता। तो इस प्रकार से आपका टोटल पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि 2025 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 के बच्चे, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।